हेलो एवरीवन, आज है 1 नवंबर 2022 और ये सारे न्यूज़ हेडलाइंस है जो आज मैं लूँगा। और इसमें जो भी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर द न्यूज़ दैट विल बी टेकिंग, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम here's the first news, that is that 6.2 lakh crore rupees fiscal deficit in first half of the financial year 23 touches 37.3% of budget estimates. Second, the government extends production-linked incentive schemes for telecom and networking products to 42 beneficiaries. WTO, that is World Trade Organization, TRIPS councils to meet on intellectual property waiver for diagnostics and therapeutics. RBI Deputy Governor Patra says banks to soon submits only 2 quarterly BSR reports. The private bank's margin expands in Q2 on widening rate gap, strong loan growth. Pilot for digital rupee for wholesale segments to commence on November 1st. And India's manufacturing performance managers index, purchasing managers index rises to 55.3 in October, hiring at 33 months high. So these are the news that I'll be taking one by one and I'll be explaining all the details and the concepts involved in it. तो ये पहला न्यूज़ है, मैं हिंदी में बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा सारे न्यूज़ को। तो जो पहला है वो है रिगार्डिंग फिजिकल डेफिसिट्स। ठीक है, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि इट इज़ रिगार्डिंग फिजिकल डेफिसिट, और यहाँ कहा गया है कि एट 6.2 लाख करोड़ जो है फिजिकल डेफिसिट जो है 33.3% जो है वो है बजट एस्टिमेट्स का। तो ये बेसिकली डेटा जो है ये 2 क्वार्टर का है। 2 क्वार्टर जनरली स्टार्ट होता है अप्रैल से। अप्रैल कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है जो अप्रैल टू मार्च तक रहता है। ठीक है, तो ये इस बार का जो है अप्रैल 2022 से लेकर के ये ख़त्म हो रहा है सितंबर। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेकेंड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर तक का। तो ये दो क्वार्टर के फिगर का जो फिगर्स आए हैं इससे पता चला कि जो फिजिकल डेफिसिट है एफडी, इसे मैं लिखूंगा फिजिकल डेफिसिट है, वो जो भी बजट एस्टिमेट था उसका 37% है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें बेसिकली अप्रैल 21 से सितंबर 21, हाँ, और अप्रैल 22 से सितंबर 22, राइट। अगर हम ये दोनों जो पिछले साल, सॉरी ये 21 है ये 22 है, ठीक है, पिछले साल और इस साल का अगर हम लोग कंपेयर करें, दिस इज द लास्ट ईयर एंड दिस इज दिस ईयर, तो अगर देखें तो लास्ट टाइम जो है दैट वाज 35% ऑफ बजट एस्टिमेट था इस टाइम पे, दैट इज अप्रैल से सितंबर क्वार्टर में। इस बार 37.3% है ऑफ द बजट एस्टिमेट, जो भी बजट एस्टिमेट था उसके हिसाब से। तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट। और जो फिजिकल डेफिसिट में जो है जो भी खर्च हुआ है, डेफिसिट मतलब क्या होता है कि खर्च ज़्यादा हुआ है इनकम कम हुआ है। तो खर्च मतलब कि एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर CAP, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर REV। ठीक है, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का देखें, ठीक है, तो फिर इस साल जो है जो लास्ट ईयर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर था दैट वाज 2.29 लाख करोड़। 2.29 लाख करोड़ रुपीज़ था। और इस बार का अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर था दैट इज 3.42 लाख करोड़। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखे तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 2.29 था, इस बार 3.42 लाख करोड़ है। LCR मतलब लाख करोड़ रुपीज़ है। तो इस बार मतलब, और ये जो है 46% जो है ऑफ बजट एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इस साल 46% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर रहा। लास्ट टाइम जो है 41% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर था। ठीक, अगर हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें तो लास्ट ईयर इट वाज 14 लाख करोड़। हाँ, LCR 14 लाख करोड़ था लास्ट ईयर। और इस साल का अगर हम लोग बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है दैट इज अराउंड 14.80 लाख करोड़। तो हम लोग देख सकते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल 46% ऑफ बजट एस्टिमेट था। लास्ट ईयर इट वाज 48% ऑफ बजट एस्टिमेट्स। तो बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है। लास्ट टाइम इट वाज 41%, दिस टाइम इट इज 46%। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो दिस ईयर इट इज 37.3% और लास्ट ईयर इट वाज 35% ऑफ द बजट एस्टिमेट। मतलब इस बार ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर जो भी एस्टिमेट किया गया था उससे। तो इस बार जो फिजिकल डेफिसिट आया है, फिजिकल डेफिसिट एट द एंड ऑफ सितंबर मंथ में, दैट हैज़ कम टू अराउंड रुपीज़ 6.20 लाख करोड़। इतना का डेफिसिट है, विच इज 37.3% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स। तो ये खर्च बेसिकली जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है ना, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज
में 56 डिपार्टमेंट है। तो ये 56 डिपार्टमेंट में बेसिकली इसमें से 21 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कि सबसे जिसमें कि जो एक्सपेंडिचर लेवल है वो जो खर्च है वो बढ़ा है 21 डिपार्टमेंट्स में, और बाद बाकी में डिपार्टमेंट है उतना नहीं बढ़ा है, मतलब कम ही है। तो ये जैसा कि हो गया फर्टिलाइज़र हो गया, फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडी का हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हो गया, इन सारे मिनिस्ट्रीज़ में एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो ये फिजिकल डेफिसिट इतना क्यों बढ़ा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट? तो ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर जो है कुछ डिपार्टमेंट में, जैसा कि मैंने कहा फूड फर्टिलाइजर एजुकेशन ये सब में एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और जो रिवेन्यूज़ है, जो पैसे आमदनी है, जो इनकम है वो घट गया है, स्पेशली तो एक्सरसाइज रिवेन्यू है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसे घटा दे किया है। हाँ, तो फिर ये ड्यूटी घट जाने से इनकम घट जाता है, इनकम घट गया तो और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इससे क्या होता है, डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। अगर हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का बात करें तो फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है, अगर ऐसे कोई पूछे फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली जो भी एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो इनकम होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल डेफिसिट में दो चीज़ आता है, रिवेन्यू और कैपिटल, उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और माइनस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इस कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग को इसमें बोरोइंग माइनस करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट अगर बोरोइंग कर रखा है किसी दूसरे बाहर से कहीं से बोरो कर रखा है, एक्सटर्नल बोरोइंग कर रखा है, दूसरे कंट्री से बोरो कर रखा है, वो बोरोइंग को भी हटा दिया जाता है। तो दैट इज़, या फिर बॉन्ड इशू करके बोरो कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो फिर उसे उस बोरोइंग को हटा देंगे। तो दैट इज़ फिजिकल डेफिसिट बेसिकली जो होता है वो बोरोइंग रिक्वायरमेंट दिखाता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट की कितना गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा कि उसका डेफिसिट खत्म हो जाए। फिजिकल डेफिसिट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ओवर एंड एबव इनकम, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से ज़्यादा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिला के हो रहा है, तो जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट होगा उसे ही फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। उसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग जान लेते क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी तक में हम लोग बोल रहे हैं, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह का खर्च होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कि कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, हाँ, एसेट क्रिएट हो रहा है, या फिर वो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है या फिर एसेट क्रिएट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे कि गवर्नमेंट कोई ब्रिज बना रहा है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, हॉस्पिटल्स बना रहा है, स्कूल बना रहा है, तो दैट विल रिजल्ट इन दैट जो वो खर्च करेगा उसके ऊपर, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इससे ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है ना तो लाइबिलिटी रिड्यूस होता है। तो इसे रिवेन्यू, जैसे कि सैलरी गवर्नमेंट पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो सैलरीज एंड वेजेस हो गया। ये जो सैलरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब ये बार बार हर महीने हर साल या कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे बार बार करना पड़ता है। जैसे सैलरी हर महीने पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ये नॉन रिकरिंग होता है। एक बार हॉस्पिटल बना दिया, मतलब वो हॉस्पिटल दोबारा तो फिर नहीं बनेगा ना, वो कोई दूसरा हॉस्पिटल हो सकता है बनाएगा, तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेन डिफरेंस ये है कि ये एसेट क्रिएट करता है, लाइबिलिटी रिड्यूस करता है, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। ये रिकरिंग होता है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो राइज कर गया 3.42 लाख करोड़, विच इज़ 46% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, आई होप आपका कंसेप्ट कुछ अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा कि आप सीखे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आप कुछ ना कुछ न्यूज़ से सीखे डेली, ताकि आपको आगे चल के न्यूज़ पढ़ने में आसानी हो। आपको जो भी पढ़े तो आपका स्पीड बढ़ जाता है इससे, अगर आपको समझ में कुछ आता है तो। Next news is government extend PLI schemes for telecom and networking product to 42 beneficiaries। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रोडक्ट, ये PLI मतलब हो गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो एक बार मैं बता देता हूँ ये स्कीम का एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आप लोग को कुछ समझने में आसान हो। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है ये एम करता है कंपनीज को, बेसिकली जो भी इंडियन कंपनीज है या फिर फॉरेन कंपनीज है उनको इंसेंटिव देता है ताकि वो अपना प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डोमेस्टिक अपने इंडिया में ही करे, बनाए। ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। पहले लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेसिकली। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ही ने इसे लॉन्च किया था सबसे पहले अपने लिए, पर फिर बाद में इसे 10 और सेक्टर्स के लिए में एक्सटेंड कर दिया गया। देखा कि ये बहुत फ़ायदा कर रहा है तो इसलिए इसे मोर 10 सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, हाँ, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम हो गया, टेक्सटाइल हो गया, हाँ, फिर स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया,
सोलर फोटोवोल्टाइक हो गया, ये सारे सेक्टर्स में, और 10 और सेक्टर्स में इसे एक्सटेंड कर दिया गया। तो बेसिकली इसे फॉरेन में के भी जो कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ है वो भी अगर लगता है कोई सेल्स बेस्ड इंसेंटिव है तो उन्हें लगता है फ़ायदा हो रहा है तो वो आकर के इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं इससे। और इंडियन डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ हैं, उनको भी इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है जो 42 कंपनीज़ है, बेनिफिशियरीज है इसमें। हाँ, ये बेनिफिशियरीज कैसे बनते हैं, इनको कमिट करना पड़ता है कि ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये 42 का जो कंपनीज बेसिकली कमिट कर रखे हैं कि 4,115 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, हाँ, ताकि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे गुड्स को। तो इन 42 कंपनीज में, हाँ, को दिया जा रहा है, इन 42 बेनिफिशियरीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि 28 MSME कंपनीज है, दैट इज मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज है, और इन्होंने कमिट कर रखा है। तो इसमें कंपनीज में जैसे कि हो गया टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग में जो कंपनीज जैसे नोकिया सॉल्यूशंस है, नोकिया सॉल्यूशंस को दिया जाएगा, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स को, आईटीआई को, फिर राइजिंग स्टार, हाईटेक ये सब है, ये सारे कंपनीज है जिनको कि बेनिफिशियरी 42 बेनिफिशियरीज में इंक्लूड किया गया है। ये और इनमें से जो 17 कंपनीज है ना, इसने अप्लाई किया है, 17 कंपनीज यहाँ पे देख रहे हैं, हैज अप्लाई फॉर 1% अंडर डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। एडिशनल इंसेंटिव्स के लिए इन्होंने मांगा है। अंडर डिज़ाइन बेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होगा कि इन लोगों को 1% इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलेगा अगर ये प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में ही, अगर करेंगे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम इंडिया में होगा तो फिर इनको इंसेंटिव्स मिलेगा। और ये बेसिकली अप्रैल 5 साल के लिए इंसेंटिव मिलेगा, अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, अप्रैल 1 2022 से एप्लीकेबल होगा ये वाला। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई होप आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के बारे में कुछ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चला होगा। इफ़ यू रियली लाइक देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। लेट्स come to the next news, that is the World Trade Organization TRIPS Council to meet on product intellectual property waiver for diagnostic and therapeutics। तो WTO तो आप लोग जानते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ट्रिप्स क्या है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक एग्रीमेंट है बेसिकली। हाँ, ये एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के एक एग्रीमेंट बनाया गया है। जो भी WTO के मेंबर्स है, हाँ, वो लोग मिल करके एक एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। तो ये बेसिकली 1995 में आया था, हाँ, ट्रिप्स 1995 में। और ये मिनिमम स्टैंडर्ड बेसिकली सेट करता है। कोई भी जैसे आप कुछ नया इन्वेंट करते हो, हाँ, तो फिर आपको उसके ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है कि आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो और कोई आपको वो कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी अगर करेगा तो आपका परमिशन लेना पड़ेगा और आपको उसके बदले रॉयल्टी भी मिलेगा। हाँ, तो आपको फिक्स टाइम के लिए ये जो है WTO जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे देता है, तो आप ही सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हो और कोई नहीं प्रोड्यूस करेगा उस टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो फिर इसमें बेसिकली 7 फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलता है, प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है। जैसे कि हम लोग, आपने सुना होगा कि ट्रेडमार्क एक होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। हाँ, जैसे कोई नॉवेल है तो उसका कॉपीराइट होता है, दूसरा कोई नहीं उसको छाप के बेच सकता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल GI टैग आपने सुना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गया, हाँ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गया, लेआउट डिज़ाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन कुछ है तो फिर उसका भी रहता है। ठीक है, अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। तो ये 7 तरीका का प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स WTO के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था, तो ये दिसंबर 2017 में, हाँ, ये डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक के ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वेव किया जाएगा कि नहीं, ये डिसाइड होना है, डिसीजन आना बाकी है। हाँ, तो ये मीटिंग जो है WTO ने ऑलरेडी कर रखा था इससे रिलेटेड। ठीक है, जो भी कोविड डायग्नोस्टिक्स है, हाँ, कोविड से रिलेटेड डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक्स जो भी उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिला हुआ है उसको वेव करने के लिए 3 बार मीटिंग हो चुका है। नवंबर 2 में, मतलब 3 बार मीटिंग होगा, नवंबर 2 में, नवंबर 16 में और दिसंबर 6 में। ये 3 बार मीटिंग हो चुका है लास्ट ईयर। अब जो है दिसंबर 17 में इट इज़ होप्ड कि इसका डिसीजन आ जाएगा, राइट। तो फिर जो कंट्रीज़ है, जैसे कि जिसे चाहिए वेवर इन डायग्नोस्टिक्स में, कोविड रिलेटेड डायग्नोस्टिक में, जैसे इंडिया को चाहिए, साउथ अफ्रीका को चाहिए, हाँ, इजिप्ट को चाहिए, और इंडोनेशिया है, हाँ, और
तो इन सारे कंट्रीज़ को दे बेसिकली दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड दिस वांट कि ये चाहते हैं कि इनको वेवर मिले तभी ताकि उनको फ़ायदा हो। ऑलरेडी ऑलरेडी क्या होता है, कोविड-19 का वैक्सीन में बहुत ज़्यादा इनइक्विटी पाया गया था, हाँ, बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इनइक्विटी था। तो फिर क्या किया गया जून 2022 में, हाँ, जो कोविड रिलेटेड वैक्सीनेशंस है उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वेव कर दिया गया था। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बंदा जो प्रोड्यूस किया उसे ही वही बेच सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये चीज़ को हटा दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इनइक्विटीज, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ऑफकोर्स रिसर्च के लिए पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो लोग इन्वेंट कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है कि कोविड रिलेटेड डेथ्स ज़्यादा हो जाएगा डेवलपिंग नेशंस में, इसलिए इसे वेव कर दिया गया। लेकिन ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड जो था वो उसको वेव नहीं किया गया था, उसका डिसीजन जो है दिसंबर 17 में लिया लिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू ट्रिप्स, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको 7 फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानने को मिला होगा एंड क्यों ऐसा किया जाता है और WTO कैसे डिसाइड करता है ये, अगर आपको, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट वी कम टू द RBI, दैट इज द DG, डेप्यूटी गवर्नर, दैट इज़ अ पात्रा जी जो है, माइकल दे पात्रा, वो डेप्यूटी गवर्नर है RBI के। उन्होंने बताया कि जो BSR रिपोर्ट्स जो है अब सिर्फ दो चीज़ के लिए ही सबमिट करना होगा। BSR क्या है, दैट BSR स्टैंड्स फॉर बेसिक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, हाँ, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स पहले क्या होता था कि BSR आता था, BSR 1 2 से लेकर के 3 4 5 6, हाँ, 3 4 5 6 7 8, इतने सारे BSR बेसिक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट सबमिट करना हो पड़ता था बैंक को। अब क्या किया गया है कि 3 4 5 6 7 8 को हटा दिया गया, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हाँ, अब नाउ ओनली BSR 1 एंड BSR 2 ही सबमिट करना पड़ेगा। सारे बैंक को रिपोर्ट्स, एक तरह का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। और ये BSR 1 जो है वो क्रेडिट से, ऑन क्रेडिट के ऊपर रिपोर्ट होता है। क्रेडिट मतलब जो बैंकों ने लोन दे रखा है, और ये डिपॉजिट के ऊपर होता है। तो अब बैंक को, मतलब सिर्फ जो भी कमर्शियल बैंक है उनको सिर्फ क्रेडिट और डिपॉजिट का रिपोर्ट ही सबमिट करना पड़ेगा RBI को। तो इससे क्या होगा, जो रिपोर्टिंग बर्डन था, पहले क्या होता था बैंक को बहुत सारा रिपोर्ट्स सबमिट करना होता है RBI को। क्वार्टरली हो गया, हाँ, डेली बेसिस पे होता है, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली, फोर्टनाइटली भी होता है, फोर्टनाइटली, ईयरली बेसिस पे, हाँ। तो ये सारे रिपोर्ट्स, बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स हो जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा कम करने के लिए, हाँ, ऐसा किया गया है कि BSR 1 एंड BSR 2 जो मोस्ट एसेंशियल है उसे ही सबमिट करना पड़ेगा, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। और ये इफेक्टिव कब से होगा, ये मार्च 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा कि ओनली 2 रिपोर्ट्स विल बी सबमिटेड। और जो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स को BSR रिपोर्ट्स बेसिकली क्वार्टरली, हर 3 महीने पे सबमिट करना पड़ता है। पर रीजनल रूरल बैंक को ये बेसिकली ईयरली, हाँ, ईयरली सबमिट करना होता है। सो ये एडवांटेज है रीजनल रूरल के, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं RRBs के ऊपर। तो BSR में क्या होता है कि एक 7 डिजिट जो है, 7 डिजिट कोड प्रोवाइड किया जाता है कमर्शियल बैंक्स को, हाँ। और ये कोड्स बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, 7 डिजिट कोड्स ये बैंक को आइडेंटिफाई करता है, उसका ब्रांच को, कौन सा ब्रांच है ये पता चल जाता है, कौन सा बैंक है। और इसे ट्रैक रिकॉर्ड्स में जो चल रहा है, हाँ, जो भी डिपॉजिट्स और विड्रॉल के, जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। और इन्हें इस 7 डिजिट कोड से ही आइडेंटिफाई किया जाता है इन बैंक और ब्रांचेस को। So this was about BSRR, that is basic statistical return. Next is the private banks margin expand in Q2, that is widening the gap. Rate gap, strong loan growth. ये बेसिकली ये न्यूज़ मैंने इसलिए उठाया ताकि मैं आपको 2 कंसेप्ट समझा पाऊँ। तो ये ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट बैंक्स में एक्सपेंशन हुआ है, हाँ, एक्सपेंशन किस टर्म में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के टर्म में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये Q2 मतलब हो गया, Q1 हो गया अप्रैल मई जून, जुलाई टू सितंबर, हाँ, जुलाई टू सितंबर जो हो गया Q2, सितंबर ये 22 जो अभी चल रहा है। तो इस क्वार्टर इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23 बोलते हैं। दिस बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 23, दैट इज अप्रैल से लेकर के मार्च 2023 इस फाइनेंशियल ईयर 23। तो इसमें जो है एक्सपेंशन देखा गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन के, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है। और सेकेंड अगर बात करें तो ऐसा क्यों हुआ है, जो गैप है लेंडिंग, ऐसा इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसलिए इंप्रूव हुआ क्योंकि गैप जो है लेंडिंग और डिपॉजिट में ये इंक्रीज कर गया है, हाँ। मतलब डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेंडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो लोन दे रहा है उस पर बैंक ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो है, जो मार्जिन प्रॉफिट है वो बढ़ेगा,
हाँ, तो इसलिए बैंक का मार्जिन वो बढ़ गया है। तो और हम लोग जानते हैं कि लेंडिंग पे रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थे, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो जो है ऑलरेडी 190 बेसिस पॉइंट से जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा चुके हैं, और राइट नाउ रेपो रेट हो गया 5.9%। तो ये बैंक का जो लेंडिंग रेट रहता है, बहुत सारे ये एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड रहता है। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है रेपो लिंक्ड भी रहता है, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, RLLR बोलते हैं। फिर MCLR हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो इस सब में क्या होता है कि रेपो रेट को इंक्लूड किया जाता है एज ए पैरामीटर, तो इस कारण से बैंक का लेंडिंग रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि आरबीआई ने 190 बेसिस पॉइंट से अब तक इस साल 2022 में इंक्रीज कर दिया गया, फाइनेंशियल 23 में इंक्रीज किया है, इसलिए दैट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द लेंडिंग रेट। ठीक, तो 1 बेसिस पॉइंट क्या होता है, दैट इज 1/100 को 1 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, दैट इज 0.01% इज 1 बेसिस पॉइंट। हाँ, तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को हाउ वुड यू डिफाइन, दिस इज अ कॉन्सेप्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है। ये हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है, हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम होता है डिवाइडेड बाय जो भी एवरेज अर्निंग एसेट्स होते हैं, जो भी अर्निंग एसेट्स। तो बैंक जो लोन देता है दैट इज एन एसेट फॉर द बैंक। हाँ, तो ये एसेट जो एवरेज जो लोन अमाउंट होता है, जो इनकम अर्न करते हैं, हाँ, इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स, वो एवरेज ले लिए, और नेट इंटरेस्ट इनकम ले लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, जो भी बैंक इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट जो किया, जो कुछ बैंक के पास जो पैसे आते हैं तो बैंक को इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है, और साथ में बैंक इंटरेस्ट लोन देने के बाद अर्न करता है। तो जो भी अर्न किया माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो होता है, जो बैंक को पे करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस हो गया, ये हो गया नेट इंटरेस्ट इनकम। डिफरेंस बिटवीन जो इनकम बैंक अर्न करता है फ्रॉम लेंडिंग एक्टिविटी, और जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिपॉजिट के ऊपर, मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट इसको मिलता है, बैंक के पास आता है, माइनस जो है डिपॉजिट के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये चला जाता है। दिस इज नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, अगर हम डिवाइड कर दे एवरेज एसेट्स बैंक के पास, एसेट्स मतलब कोई भी चीज़ जिससे कि बैंक पैसे अर्न कर रहा है, जो एवरेज एसेट्स है उसी को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलेंगे। तो यही जो है, ये मार्जिन जो है ये एक्सपैंड किया है Q2 में, बिकॉज क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नेट इंटरेस्ट इनकम। ये बढ़ेगा तो फिर ये भी बढ़ेगा, ये मार्जिन बढ़ेगा अगर नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा। और नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वाइडनिंग गैप है ना, ये बढ़ गया है गैप। तो वही है, देखिए प्राइवेट बैंक मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि वाइडनिंग गैप, रेट गैप के बीच में, मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बैंक अर्न कर रहा है, डिपॉजिट के इंटरेस्ट कम दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, वो रेगुलरली रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। रेपो रेट इंक्रीज होने से जो कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है वो बढ़ रहा है, लैंडिंग रेट बढ़ रहा है, तो फिर ये गैप दोनों के बीच में बढ़ रहा है। तो दैट इज द रीज़न। तो lending rate rise as 60-70% of bank incremental customer loan are floating और linked to external benchmark से related है, जैसे कि RLLR हो गया, MCLR हो गया, ये सबसे lending rate related है, इसलिए that is has resulted in increase in the bank's margin. So I hope you understood the concept of net interest income, net interest margin, and the gap that is what is the gap that is causing the increase in the margin. Okay, so and next is pilot for the digital rupee for wholesale segment to commence on November 1 टू। तो आज November 1 है और आज ही ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। बेसिकली ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाया है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहा है। तो इस पायलट प्रोजेक्ट में ये डिजिटल करेंसी बेसिकली दिया जाएगा 9 बैंक्स को। हाँ, 9 बैंक्स को ये डिजिटल करेंसी अभी आरबीआई पायलट बेसिस पे दे रहा है, और फिर बाद में इसको जो है वो लॉन्च कर देगा ऑल ओवर इंडिया के लिए। हाँ, तो 9 बैंक्स इसमें अभी राइट नाउ क्या करेगा, ये जो डिजिटल करेंसी का ये 9 बैंक्स यूज़ करेगा बेसिकली ट्रांजैक्शन सेटल करने में। ट्रांजैक्शन बोलते हैं जो भी बैंक्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अभी खरीदने बेचने में जो भी यूज़ होगा पैसे, उसको ये वाला डिजिटल करेंसी यूज़ करके करेगा। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द पायलट प्रोजेक्ट। और इसमें 9 बैंक्स में जैसे कि SBI आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, यूनियन बैंक हो गया, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो गया। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ गया ऑफ कोर्स HDFC हो गया, ICICI, कोटक महिंद्रा, हाँ, यस बैंक, IDFC और HSBC इंडिया का जो इंडिया HSBC वाला। तो ये सारे बैंक्स 9 बैंक्स हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया है इस पायलट प्रोजेक्ट में। तो ये अलाउ करेगा राइट नाउ, तो इन अलाउ करेगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने में यूज़ किया जाएगा, लेकिन बाद में ऑल ओवर इंडिया इट विल बी इस्टेब्लिश्ड।
और मतलब एक मंथ के बाद आई होप कि ये पूरा रिटेल मतलब ऑल ओवर इंडिया यूज़ किया जाएगा फॉर रिटेल बैंकिंग के लिए। हाँ, डिजिटल करेंसीज एज ए इन द फॉर्म द करेंसी की तरह यूज़ किया जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि इंडिया जैसा पहला कंट्री है जो राइट नाउ अभी हम बात करें तो सिंगापुर में इसका यूज़ हो रहा है। हाँ, सिंगापुर जो है वो मतलब वहाँ का मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो एक नया ट्रायल वो भी कर रहा है डिजिटल फॉर्म ऑफ डॉलर, जो सिंगापुर डॉलर है उसका डिजिटल यूज़ कर रहा है। वो भी इनिशिएट ही किया अभी जस्ट। और वैसे बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हो गया। हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हो गया, फिर यूरो एरिया के जो जितने कंट्रीज़ है, फिर बहामास है। हाँ, ये लोग ऑलरेडी डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं, के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये जो भी डिजिटल करेंसीज होगा ये सेम एक्सपीरियंस देगा जैसे कि हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं उसी उसी तरह ये भी हमें, पर वो यही है कि वो डिजिटल फॉर्म में होगा और इसमें कोई वैसा रिस्क नहीं एसोसिएट होगा जो कि क्रिप्टो करेंसीज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के साथ होता है। इसमें क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क ऑफ क्या बोले, जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होता है उसका रिस्क रहता है। हाँ, फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करना। मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये सब में खतरा है कि ये सब यूज़, पर ये थोड़ा ज़्यादा सेफ माना जा रहा है। इट विल बी मोर सेफ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज में अगर बात करें, डिजिटल करेंसीज है ये। और बेसिकली डिजिटल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है कि ये लाइबिलिटी होगा डायरेक्ट आरबीआई के ऊपर। दिस इज़ द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई। और ये डिजिटल करेंसी होता है लाइबिलिटी विद द कमर्शियल बैंक्स। हाँ, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल करेंसी और सेंट्रल बैंक का जो ये डिजिटल करेंसी है। बिकॉज सेंट्रल बैंक इज इन्वॉल्व, मतलब ये लाइबिलिटी होगा आरबीआई के लिए। तो इसका बेनिफिट्स का अगर हम लोग बात करें, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे डिजिटल करेंसीज को, तो इससे क्या होगा, पहला कि कैश कम होगा, जो सॉलिड जो हम लोग कैश यूज़ करते हैं, टैंजेबल कैश, हाँ वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आरबीआई को प्रिंट करने में पैसे बचेंगे डिजिटल करेंसीज में। तो और इससे फिर डिजिटाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग जो कैशलेस ज़्यादा होंगे। हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ज़्यादा स्पीड में होगा सब कुछ। हाँ, इनोवेशंस होंगे, पेमेंट सिस्टम में इनोवेशंस होने लगेंगे। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा, क्योंकि इसके लिए किसी को, ये डिजिटल करेंसी के लिए किसी को अपना बैंक अकाउंट ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव ए बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू रन द डिजिटल करेंसीज। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिजिटल में ही रहेगा। इफ़ यू वन वांट्स, इट कैन बी इजीली बी कन्वर्टेबल टू कैश। ये कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। बैंक अकाउंट ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है, यू डोंट नीड टू हैव बैंक अकाउंट। और इससे क्या होगा, कॉस्ट जो है ये बहुत ही चीप लगेगा। बेसिकली अगर करेंसीज अगर आरबीआई को प्रिंट करना होता है तो उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं कंपेयर टू द डिजिटल करेंसीज। तो दिस विल ऑल बी द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस। और एग्जांपल्स तो हम लोग देख ही लिए, बहुत सारे कंट्रीज है एक्चुअली। बहामास तो पहला कंट्री था जो डिजिटल करेंसी देख लिया था, यूरो हो गया, बैंक ऑफ चाइना, सिंगापुर, कंट्रीज देख लिया हमने, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया। और राइट नाउ पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जा रहा है इन बैंकों को यूज़ करके। और बाद में तो हम लोग रिटेल एज ए रिटेल यूज़ में भी हम लोग कर सकते हैं